हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू यूपीएससी सीजल वाला। और आपका एक बार फिर से स्वागत है इग्नू के हिस्ट्री EHI 4 कोर्स के अंदर। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। जहां अपने पिछले ये देखा था कि बाबर का भारत के अंदर आगमन हो चुका था, अब आगे शुरुआत करते हैं कि मुगलों का मूल स्थान मध्य एशिया था। ठीक है, जहां उन्होंने लगभग 13 दशकों तक शासन किया, यानी लगभग उन्होंने मध्य एशिया का एरिया आपको दिखाया था मैंने। उसके अंदर ये किर्गिस्तान वगैरह 5 देश आते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो मध्य एशिया, ये मध्य एशिया वाला एरिया जिसके अंतर्गत अपने ये एरिया आते हैं। देखो, एक तो अफगानिस्तान का कुछ पार्ट, ये अफगानिस्तान आ गया, यहाँ से ये किर्गिस्तान आ गया, ये तजाकिस्तान आ गया, और ये कजाकिस्तान आ गया, और ये ईरान का आधा आ गया, ये तुर्कमेनिस्तान आ गया, ये उज्बेकिस्तान, और ये पूरा ये मध्य एशिया का पार्ट आ गया। तो अपने यही देखना था। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लगभग 13 दशकों तक शासन किया था, यानी 13 दशक, यानी लगभग 130 साल तक। तो इस दौरान उनके पास एक जांची परखी हुई प्रशासनिक व्यवस्था तैयार हो गई थी, क्योंकि 130 साल तक, एक शताब्दी से ज़्यादा तक शासन किया था, तो उनके पास प्रशासनिक व्यवस्था तो होनी ही थी। और वसीयत के रूप में उन्हें तुर्की मुगल शब्दावली संस्थान और रस्में प्राप्ति, क्योंकि वो तुर्क के इलाके के पास में ही थे, तो इसलिए उन्हें तुर्की भी बोलनी आती थी, और उनके राजनीतिक और आर्थिक उनके पास उनकी कार्य प्रणाली भी थी, और जिनका स्पष्ट प्रभाव भारत में मुगल शासन के दौरान देखा जा सकता है। मुगल कालीन भारत के अध्ययन के लिए आसपास के क्षेत्रों के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। मुगल कालीन भारत को इन क्षेत्रों में हुई गतिविधियों से जोड़कर ही अच्छी तरह समझा जा सकेगा, और इस प्रकार के अध्ययन से हमें भारत में मुगल शासन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी। मुगलों के साथ साथ मध्य एशिया और फारस का एक साथ उत्थान और पतन हुआ। अब इसके अंदर क्या हुआ, जैसे जैसे मुगलों का उदय हुआ, उसके साथ साथ क्या है, फारस के अंदर जो शासक आए थे सफवी वंश का, एक साथ उत्थान हुआ है और एक ही साथ पतन हुआ मध्य एशिया के अंदर। और 16वीं शताब्दी के दौरान प्रत्येक स्तर पर इन राज्यों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। विचारों के आदान प्रदान, लोगों के आने जाने और वस्तु विनिमय के चलते युगों से चली आ रही समान संस्कृति विरासत समृद्ध हुई। यहाँ इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि पश्चिम और मध्य एशिया की परिभाषा विवादास्पद है, क्योंकि इसके सीमा क्षेत्र में निर्धारण भौगोलिक या क्षेत्रीय प्रसार की अपेक्षा व्याख्याओं के अनुरूप बदलता रहा है। जिस क्षेत्र का अध्ययन हम कर रहे हैं उसे सर्वसम्मत नाम अंदरूनी एशिया कहना ही अधिक संगत होगा। इस संदर्भ में पश्चिम एशिया और मध्य एशिया का प्रयोग 2 राज्यों क्रमशः तुर्रान और ईरान के लिए किया जाएगा। तुर्रान, जैसा कि अपन ने देखा था, तुर्रान उधर मध्य एशिया के अंदर जिसको कि ट्रांस आशियाना बोला गया, और ईरान जिसको पर्सिया कहा गया, उसी के लिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। 16वीं शताब्दी के दौरान एक स्वतंत्र राजनीतिक और सांस्कृतिक अस्तित्व के रूप में उभरे ये राज्य ज़्यादातर किसी केंद्रीकृत शक्ति जैसे उमयूद, अब्बास, मंगोल और तैमूर के अधीन स्थापित वरह साम्राज्य के अंग हुआ करते थे। अतः दोनों राज्यों की प्रशासनिक और संगठनात्मक व्यवस्था में काफ़ी समानताएं थी। उनकी जमीन एक रही, युगों से चली आ रही समानताएं बनी रही, परंपराएं और विरासत समान रही, पर युग परिवर्तन से उत्पन्न धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ने उन्हें एक नया और अलग स्वरूप प्रदान किया। हालांकि 16वीं शताब्दी के दौरान इन दोनों राज्यों का आधार जनजातीय ही था, उनके सांस्कृतिक और प्रजातीय अलगाव बने रहे तथा सांप्रदायिक विभेद के कारण यह काफ़ी गहरा हो गया। उनके पतन होने तक यह स्थिति बढ़ रही। इस इकाई में तुर्रान और ईरान से संबंध विभिन्न मुद्दों की जानकारी दी जाएगी। अब अपने आगे वाले जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके अंदर तुर्रान और ईरान की भौगोलिक सीमा का एक बार और देखेंगे। वैसे मैंने आपको बता ही दिया। चलो ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं।